नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं गोवा में पुलिस ने कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था सेव मौलम। चांसेस है नहीं जानते होंगे क्योंकि एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हमारे नेशनल मीडिया ने ज्यादा बात नहीं करी है। पिछले कई महीनों से गोवा में हजारों लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं एक क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू को लेकर, इनके मौलम नेशनल पार्क को लेकर। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स को गोवा से बाहर निकाल फेंका था। तो इसी ओकेजन पर दिसंबर 18 2020 को कुछ प्रोटेस्टर्स साइन बोर्ड्स लेकर खड़े थे, टी शर्ट पहने खड़े थे सेव मौलम के नाम से, और बिना किसी प्रोवोकेशन के। इन्होंने कुछ किया भी नहीं था। इनमें से कुछ लोग बच्चे भी थे जो अपने पोस्टर्स लेकर खड़े थे। पुलिस ने इन लोगों को डिटेन कर लिया। तो आइए पहले जानते हैं किस रीजन से पूरा प्रोटेस्ट होने लग रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो सरकार डेवलपमेंट के नाम पर एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जंगलों को काटना चाहती है जनता से बिना पूछे। और इस केस में ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है भगवान महावीर सेंचुरी और मौलम नेशनल पार्क, गोवा की शान। टोटल में 240 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये गोवा का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी में ये आता है। यानी यहाँ पर एक बहुत ही हाई वैरायटी की प्लांट और एनिमल लाइफ मिलती है जो बहुत ही कम जगहों पर मिलती है दुनिया में। बहुत सी बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं यहाँ पर, जैसे कि दूध सागर फॉल्स, डेविल्स कैनियन, एक मंदिर भी है। तो टूरिज्म के लिए भी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो इसमें क्या डेवलपमेंट करना चाहती है सरकार? 3 प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। एक है हाईवे जिसे सरकार 4 लेन का बनाना चाहती है, एक रेलवे लाइन है और एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है। ये तीनों चीजें, तीनों प्रोजेक्ट्स इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से गुजरते हैं। ज्योग्राफिकली आप मैप पर देखोगे तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे दिखेंगे। एक रेलवे लाइन नीचे से जा रही है, हाईवे बीच में से जा रहा है और ऊपर है पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटे जाएंगे। रेलवे लाइंस के लिए एस्टिमेट किया जा रहा है करीब 20,000 पेड़ काटे जाएंगे, हाईवे के लिए एस्टिमेट किया जा रहा है करीब 40,000 और पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए करीब 5,000। इन टोटल एस्टिमेट किया जा रहा है 60 to 80,000 पेड़ काटे जाएंगे। अब आप यहां पर पूछोगे कि क्या हो गया, थोड़ी डेवलपमेंट करनी है तो कुछ पेड़ तो काटनी पड़ेंगे ना। 3 मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। पहली प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने से पहले कोई असेसमेंट नहीं किया, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जनता से पूछा तक नहीं। इनफैक्ट 3 में से 2 प्रोजेक्ट्स तो तब अप्रूव किए गए जब देश लॉकडाउन की स्थिति में था कोविड-19 की वजह से। मार्च के महीने में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया। जब सरकार से पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये कैसे अप्रूव किया, तो वो कहते हैं कि भाई स्टेट पैनल ने अप्रूव किया था तो हमने भी अप्रूव कर दिया। अब खबर में आता है कि स्टेट पैनल के कुछ 5-6 मेंबर्स खड़े होकर कहते हैं कि उनसे तो पूछा तक नहीं गया, उन्हें तो पता नहीं है, क्लियरेंस दे दी गई है ऑलरेडी। ओमकार धारवड़कर जी एक नेचुरलिस्ट हैं, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में थे। इनका कहना है कि इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दिया था, उस मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को नहीं अप्रूव किया गया था। लेकिन मीटिंग के जो मिनट्स लिखे गए उसमें उल्टा ही लिखा गया और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पास जाकर अप्रूव हो गया है प्रोजेक्ट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स का मानना है कि ये सिर्फ कुछ चंद पेड़ों की बात नहीं है, ये पूरे गोवा को एक कोल हब में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये जो रेलवे लाइन और ये हाईवे बढ़ाने की बात करी जा रही है, ये जनता की सहायता के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की सहायता के लिए करी जा रही है, किया जा रहा है ताकि कोल की ट्रांसपोर्टेशन करना आसान हो सके। आरटीआई एक्टिविस्ट और लॉयर सावियो कोरिया का कहना है कि ये तीनों प्रोजेक्ट सरकार के सागरमाला प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में अप्रूव किया था गोवा की पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोजेक्ट एम करता है कि गोवा को एक कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बना सके। मोरमुगांव पोर्ट साउथ गोवा में एक पोर्ट है और मोरमुगांव पोर्ट की एक ट्रस्ट है जिसकी प्रोजेक्शंस कहती हैं कि 2030 तक ये 51.6 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करना चाहते हैं फॉर अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और वेदांता। तो यहां पर इन ग्रुप्स का नाम आता है, हालांकि अडानी इस चीज को डिनाई करता है। इसी रीजन से गोवा के कई प्रोटेस्टर्स ने अडानी का भी नाम लिया है। अगर ये रेलवे लाइन सही में कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो एक चीज याद रखिए, कोल डस्ट जो होता है कोल से निकलता है वो 5 से 15 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकता है हवा की वजह से और ट्रेन की स्पीड पे डिपेंड करते हुए। Coal is entering their houses. If you In what way? you just have to ask them for tea and probably you see that in the saucer, you see that in their You see kitchen. the coal in the saucer. You see that in the kitchen, you see that in their living room. You can't live in that house. Your children use nebulizers from morning to afternoon. Morning they start grooming, they collect coal in their house and by evening again they have to black particles proper of dust. black powder. और ये कोल डस्ट ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए खतरा है बल्कि फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए,
टूरिज्म के लिए और जनता के लिए भी एक खतरा है। अगर गोवा सही में एक कोल हब बन जाता है तो जरा सोचकर देखिए कि आप गोवा के बीचेस में एज ए टूरिस्ट जाना चाहेंगे जहां हवा में कोल डस्ट आपको उड़ते हुए मिले। और शायद यही रीजन है दोस्तों कि 2013 में गोवा के जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, उन्होंने इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। यही रीजन है दोस्तों कि आज के दिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बैनर लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है गोयांत कोलसो नाका। माफ करना अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, लेकिन इसका बेसिकली मतलब है कि हमें गोवा में कोल नहीं चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी रेलवे लाइन और हाईवे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से गुजरता है तो उससे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है, जिससे कि इवेंचुअली कई एनिमल्स और बर्ड्स के स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बेसिकली होता है कि एक बड़े इकोसिस्टम को आप छोटे छोटे पीसेस में काट दो, जिससे कि जो एनिमल्स हैं वो एक से दूसरे पीस में इंटरैक्ट ना कर पाए। ये अक्सर होता है जब भी कोई हाईवे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से निकाला जाता है। इमेजिन करके देखिए, एक स्क्विरल की स्पीशीज है जिसके सिर्फ 50 मेंबर्स बचे हैं क्योंकि वो काफी एंडेंजर्ड स्पीशीज। इस बड़े फॉरेस्ट में मान लो 50 गिलहरियां रहती हैं, लेकिन अगर एक हाईवे बीच में से निकलेगा तो ये फॉरेस्ट 2 में बढ़ जाएगा। और रिज्यूम कर लो यहाँ पर 25-25 गिलहरियां रहेगी दोनों साइड पर। अब ये जो फॉरेस्ट के दोनों पार्ट्स हैं, यहां रहने वाले एनिमल्स एक दूसरे पार्ट में नहीं जा सकते उस हाईवे की वजह से। बहुत मुश्किल है उनके लिए इधर से उधर ट्रांसफर करना। अब इससे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि अगर एक पार्ट में रहने वाले फॉरेस्ट में मिनिमम नंबर नहीं होगा किसी एनिमल का, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से उसकी पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है आप जाकर सर्च कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई भी डिजीज फैलता है जिसकी वजह से उसके मान लो 25 में से 23 स्क्विरल्स वहां पर मर गए, तो जिंदा बचना पॉसिबल ही नहीं है उस स्पीशीज के लिए, क्योंकि इतने कम एनिमल्स बचे हैं उसके। ये चीज एक बड़े फॉरेस्ट में भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बीच में से काटने लग जाएंगे जंगलों को, फ्रैगमेंट्स बनाने लग जाएंगे, तो ये चीज होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये हाईवे और रेलवे लाइन 3 फ्रैगमेंट्स में बांट देगा, जिससे 3 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे किसी भी एनिमल के एक्सटिंक्ट होने के। तो जनता ने अपना प्रोटेस्ट कई अलग अलग तरीकों से जताया है। सोशल मीडिया पर अलग ट्रेंड्स चलते हैं, ग्राउंड पर अलग प्रोटेस्ट होते हैं, बच्चों तक ने भी इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। 150 से ज्यादा साइंटिस्ट ने लेटर्स लिखे हैं सरकार को बताने के लिए कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। आम जनता ने ईमेल्स लिखी हैं सरकार तक क्यों नहीं करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को। ट्विटर पर अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के, तो आप इस अकाउंट को जाकर फॉलो कर सकते हैं, सेव मोलम कैंपेन। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गोवा के यूथ ने अपने रिस्पेक्टिव एमएलएस को भी लेटर लिखे थे सरकार पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। और इन सबको लेकर सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जरा सोचकर देखिए सरकार ऐसे केस में क्या रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप सोच रहे हैं वो जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट में सरकार ने जैसा रिस्पॉन्स किया था वैसा ही सरकार इसमें करेगी, तो आप सही हैं। क्योंकि सरकार ने कहा है सारे प्रोटेस्ट ऑपोजिशन के द्वारा फंडेड हैं और ये सारे प्रोटेस्टर्स मिसलेड हैं। जो फेमस लीडर्स थे इस प्रोटेस्ट के, उन पर एफआईआर दर्ज करी गई, उन्हें डिटेन किया गया और जैसा मैंने शुरू में बताया था बच्चों तक को भी डिटेन किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने 3 में से 1 प्रोजेक्ट पर तो कम से कम रोक लगा दी है। 8 दिसंबर की ही खबर है, हाई कोर्ट ने पावर ट्रांसमिशन लाइन वाला जो प्रोजेक्ट था इस पर रोक लगा दी है। लेकिन बाकी दोनों प्रोजेक्ट सरकार अभी भी बना सकती है और इसीलिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है इसको लेकर। जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप गोवा में रहते हैं आप प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप गोवा में नहीं रहते तो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, सेव मोलम का हैशटैग इस्तेमाल करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे, उन पर प्रेशर बने और इन प्रोजेक्ट्स को रुकवाया जा सके एनवायरमेंट के खातिर, जनता के खातिर। अच्छी खबर यह भी है, अगर जनता आवाज उठाती है तो सरकार पर प्रेशर जरूर बनता है। आरए फॉरेस्ट वाला केस याद है, उसका जो फाइनल एंड रिजल्ट रहा है वो पॉजिटिव ही रहा है। जैसे ही उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने थे, इन्होंने आरए फॉरेस्ट के फेवर में डिसीजन लिया था उस मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को कहीं और मूव करके और आरए फॉरेस्ट को बचाकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आवाज उठाओगे तो प्रेशर बनता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।